हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 3। इससे पहले जो पार्ट मैंने आपको पार्ट 1 और 2 वो करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी उनको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 76। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। हमने इस जो आर्टिकल 14 के अंदर जो ये वर्ड लिखा हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, हर एक कानून के सामने बराबर है, हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, ठीक है। तो ये बात हमने कहाँ से बोरो की रखी है, मतलब कहाँ से हमने इसको ले रखा है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये बात हमने कहाँ से ले रखी है? अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 77। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम्स क्या है? ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, मतलब सोशलिज्म को लाना थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स से, ठीक है। 77 का आंसर होगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 78। Which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic feature of the Indian Constitution? जो सेक्युलरिज्म है और जो फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो केस हुआ था, ये कौन सा केस हुआ था? SR बोमई केस, ठीक है, SR बोमई केस था ये। इसके साथ जो कोर्ट था वो था यूनियन ऑफ इंडिया जो है वर्सेस थी इसके साथ में, और 1994 के अंदर ये हुआ था केस, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म है वो हमारा एक बेसिक जो है रहेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे का बेसिक फीचर रहेगा। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 79। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री विच इज, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है, जहाँ पर लोगों का गणों का तंत्र हो, जहाँ पर लोगों की सरकारें हों, ठीक है। और आप सभी को पता है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है 18 साल की एज या फिर 18 साल से ऊपर के एज के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 80। Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मेंबर नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो जो है इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमेटी के पूरे के जो है हेड थे, आई मीन प्रेसिडेंट थे। इनका इसके अंदर कोई जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई रोल नहीं था, बिकॉज यहाँ पर आपको 7 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने हेड किया था लाइक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को और स्टीयरिंग कमेटी को, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 81। ऑटोक्रेसी मीन्स, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक संपूर्ण पावर एक आदमी के हाथ में होना, पूरी की पावर, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, ठीक है। और 81 की अगर हम बात करें तो ये जो है आप लाइक आपको एक एग्जांपल देखने को मिले तो नॉर्थ कोरिया में जो है किम जोंग योन है, ठीक है, लाइक चाइना, यहाँ पर कुछ ऐसी पावर है जहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है पूरी की पूरी, मतलब पीपल फ्रीडम यहाँ पर कोई वेरी नहीं करती। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 82। कॉन्स्टिट्यूशनल्स जो है मोनार्की मीन्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक राजा जो होता है एक्सरसाइज करता है पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। एक राजा के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, होता है वो किंग है पूरे राज्य का, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली वो पावर जो है यूज करता है अपना एक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज पॉपुलर जो है सेवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन, व्हाट इज पॉपुलर सोवरन का मतलब होगा सोवरेनिटी ऑफ पीपल, मतलब कि पूरी संप्रभुता लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है, रूल बाय द पीपल होना चाहिए सोवरन, ठीक है, एक प्रकार से प्रधानता होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। पॉपुलर सोवरन का मतलब ये होगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 84। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडोप्टेड फ्रॉम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने है जो है कहाँ किस देश से अडोप्ट कर रखा है? यूके से, ठीक है, यूके विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे हम इसको एक प्रकार से इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं और इसी को हम जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं जो है, अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 85।
Who among the following proposed the suggestion of a constituent assembly first in 1935? सबसे पहले किसने एक प्रकार से सजेशन दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। तो ये थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, ऐसे एक जो है एक प्रकार से जो है सुझाव दिया था कि हमें भी जो है एक ऐसा बनाना चाहिए सिस्टम। मनवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था वैसे, ठीक है। और ऑफिशियली डिमांड कर दी थी कांग्रेस ने 1935 के अंदर, ठीक है। आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, ठीक है। तो इन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी और कैबिनेट मिशन ने फिर प्लान भी किया था, जिसको हम अगस्त ऑफर भी कहते हैं, 1940 में जो आया था, ठीक है। और जो है एक्सेप्ट कर लिया था 1940 के अंदर। फिर कैबिनेट मिशन आया भारत के अंदर 1946 के अंदर इसके बिहाफ पे, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 86। नेम द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट वॉज बोरोड बाय इंडिया। किस देश से हमने जो है अमेंडमेंट का जो है फीचर ले रखा है? अगर हमारे संविधान में हमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो हमने वो चीज़ कहाँ से ले रखी है, ठीक है? वो है साउथ अफ्रीका से, सॉरी, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने उसको ले रखा है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी इसमें संविधान के अंदर चेंज करना है तो जैसे हम बात करें 86 के बारे में, साउथ अफ्रीका, इसके अंदर जो ये अमेंडमेंट का जो आर्टिकल हमारा वो है 368 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये पार्ट 20 के अंदर आता है, ठीक है, पार्ट 20 के अंदर, ठीक है। कोई भी हमें अमेंडमेंट करनी है। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का, इनडायरेक्ट होता है, उसको भी हमने अडॉप्ट कर रखा है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 87। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने किस चीज़ से, दुनिया आई मीन किस कंट्री से ले रखा है? ऐसे सबसे लंबा संविधान अगर हम बात करें वो हमारे भारत का ही है। अगर सबसे पहले जिसने बनाया था वो यूएसए ने बनवाया था, ठीक है, यूएसए ने। यूएस 87 विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है सभी स्टेट्स का। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ले रखे हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अगर हम बात करें वो भी हमने यूएसए से ले रखी है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल्स डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये बात कही गई थी, ठीक है। इसको एक प्रकार से हम एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, उसके बाद जो पावर है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पावर कहाँ चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। और उस वक्त हमारे देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 89। बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ जो है डायरकी मतलब होता है द्वेष, डबल शासन, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एंटायर 1919 के अंदर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। डायरकी इसको द्वेष शासन बोला जाता है 1919 के एक्ट को। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था ये जो लेकर आए थे, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 90। हु अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास अपने देश जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो वो है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 91। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो 1946 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इनकी फर्स्ट मीटिंग अगर हम बात करें वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें जो है इसकी डिसीजन पहले से ही हो गए थे, जैसे लाइक 16 मई को जो है 1946 को अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर ने, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिनिस्टर, इसको जो है मान लिया था। फिर 9 दिसंबर को इनकी मीटिंग हुई, सेकंड 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 92। द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा 92 के अंदर कि अलाउ री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू प्रेसिडेंट ऑफ पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है ये कि हमारे देश में एक चीज़ बहुत खास है कि यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री चाहे कितनी बार बन सकता है। यूएसए में क्या है कि आप जो प्रेसिडेंट है सिर्फ 2 बार बन सकता है। वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है, हमारे इंडिया में 5 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 57 है जो कहता है, ठीक है, इलेक्शन के बारे में, राइट, प्रेसिडेंट के बारे में, राइट, और री इलेक्शन ऑफ ऑफिस के बारे में, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर
93 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। देखो यहाँ पर क्या किया था अंग्रेजों ने, हिंदू और मुस्लिम जो है उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था कि हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। और ये एक्ट था 1909 का एक्ट था, जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है इसको, ठीक है। 93 का आंसर होगा। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स किए गए थे और डिवाइड करने का मतलब टू डिवाइड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 94, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। हमें किस प्रकार की जो है डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं इंडिया में। रिप्रेजेंटेटिव, हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एमएलए और एमपी लोकसभा के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें आती हैं हमारे अंदर, ठीक है। हमारा कोई ना कोई व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया है हमारे गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अंदर इसका जो 1935 का जो गवर्नमेंट का एक्ट था, इसमें 70% कॉन्स्टिट्यूशन इसी से बना हुआ है हमारा, 60 से 70% पूरा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 96, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था ये भाई, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा, एक किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये वर्ड कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था। इसका जो नाम है मैग्ना कार्टा के नाम से रखा गया था, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो ये 1215 की बात है, ठीक है, 1215 में ये आ गया था वर्ड। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 97, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। किसने जो इनॉग्रेल मीटिंग अटेंड की थी वो थे डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। इनको हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्रिसाइड की थी उन्होंने मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। परमानेंट कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 98, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। ये कहाँ से लिया था हमने, यूएसए से लिया था भाई। हम जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं, अगर कोई फैसले भी आप खुश नहीं है तो उसके लिए रिव्यू कर सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं हम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, राइट। अगर हम बात करें ये चीज़ भी हमने यूएसए से ले रखी है। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, तो वो थे महात्मा गांधी। इन्होंने जो है इनसे किनारा कर लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो हेड थे, सरदार पटेल, जीवी मावलकर, ये जो है, तो ये सब इनके जो पार्ट थे, बाकी ये नहीं थे, ठीक है। इनको डर था कि कहीं ना कहीं दंगे ना हो जाएं, ठीक है, कम्युनल राइट्स ना हो जाएं, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 100, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ले रखी है, इंग्लैंड से ले रखी है अभी, ठीक है। हमारे पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है पूरे इंडिया में, लेकिन यूएसए में आपको स्टेट और सेंटर की अलग देखने को मिलती है। वहाँ पर सेंटर की अलग सिटीजनशिप है और स्टेट की अलग जो है सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। वहाँ ड्यूल सिटीजनशिप है और रूल ऑफ लॉ पे हमारे इंडिया जो है इंडिया चलता है, ठीक है, जैसे ब्रिटेन के अंदर है। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अगर बात करें इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, ये रहेगा आपका सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 102, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच। पब्लिक इंटरेस्ट PIL हम डालते हैं कोर्ट के अंदर, वो हमने कहाँ से ले रखी है, यूएसए से ले रखी है। 102 विल बी राइट आंसर, यूएसए। और अगर हम बात करें, ठीक है, आगे करें, द आइडिया ऑफ अम्बर्ड्समैन जो है मे बी प्रोनाउंसिएशन में राइट ना हो, इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये हमने कहाँ से ले रखा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकपाल, ठीक है। लोकपाल एक ऐसा व्यक्ति है, अगर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर, किसी प्रधानमंत्री के ऊपर, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं, कोई आरोप लगते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो ये वो व्यक्ति है जो उनके ऊपर एक्शन लेने का परमिशन दे सकता है, फिर एक्शन करेगा उनके खिलाफ, ठीक है। ये जांच करने वाला अधिकारी रहेगा, ठीक है। और इस वक्त हमारे लोकपाल कौन है, फर्स्ट लोकपाल है हमारे PN जो है, अगर हम बात करें PC घोष इनका नाम है, पिनाकी चंद्रा घोष विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो पहले जो लोकपाल के जो है अंदर, पहले ये चीज़ें जो है बड़े बड़े जो लोग हैं ये नहीं आते थे, तो अब उसके अंडर में आ गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमने कहाँ से जो है इसको अडॉप्ट किया, स्वीडन से। स्वीडन में कुछ ऐसा ही नियम है, ठीक है। आगे करिए टाइप 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
Which among the following writs come into the category of public litigations petition before High Court of Supreme Court? यहाँ पर अब मिलेगी आपको अगेंस्ट जनरल टॉपिक्स, ठीक है। अगर ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें कोर्ट को किसी लोगों को अटेंशन दिलानी है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग PIL डालते हैं, जो लोगों के हित के लिए होती है बेसिकली, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इंडिया इज़ कंसिडर एज ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज, इंडिया को हम रिपब्लिक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो एक फिक्स पीरियड के लिए चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। What was the exact constitutional position of Indian republics when the constitution was brought into force with effect 26 Jan 1950? तो जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जन 1950 को, हमारे संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? अगर हम बात करें 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। अगर हम बात करें 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, ठीक है। उस वक्त हम सॉवरन थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेकेंड विल बी राइट आंसर, ठीक है। और अब अगर फिर उसके बाद अगर बात करें, 2 चेंजेस हुए हमारे अंदर, जो 42 अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर 2 वर्ड और ऐड किए गए हमारे, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर, ठीक है। ये 2 वर्ड और ऐड कर दिए गए थे फिर, ठीक है, 42 अमेंडमेंट के अंदर। आगे करें क्वेश्चन नंबर 4। Which writ is issued by a High Court of Supreme Court to compel an authority of perform a function that was not performing? अगर कोई व्यक्ति अपनी जो ड्यूटी है वो ना निभा रहा हो, तो उसके लिए कोर्ट जो है रिट जारी करता है, रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आपको कमांड करते हैं, आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें अच्छे से, ठीक है। और ये आपको लोअर कोर्ट को वो कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वो करता है। हमारी एक्चुअली 5 रिट्स होती हैं, और 5 रिट्स में से एक रिट चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट्स आती हैं हमारी, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जुडिशरी जो हमारी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो हमारी एग्जीक्यूटिव जो लोग लागू करवाते हैं कानून को, उनसे बिल्कुल अलग है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमारा DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने आयरलैंड से ले रखे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने जो है कहाँ से ले रखे हैं? USA से ले रखे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सॉरी, हमने अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो हमने रशिया से ले रखी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th में, तो आर्टिकल जो 50 है, आर्टिकल 50 में आपको ये देखने को मिलेगा, जुडिशरी है, जो जुडिशरी है हमारी, वो बेसिकली डिफरेंट अलग है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर ये आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें, और सॉरी, पार्ट 2 नहीं, ये DPSP के अंदर आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज में बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर, ठीक है। तो एक प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज ए वोटर की तरह, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, जिसको हम जो है इसको हम NRI बोलते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन को अगर हम बात करें, ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा। अगर हम सिटीजन्स की बात करें, आर्टिकल में हमारा जो है 5 to 10 जो है 11 आर्टिकल के बीच में इसका जो आता है पूरा का पूरा ब्यौरा, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। और इसको हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी को बराबरता है लॉ के आगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी पूरा का पूरा आर्टिकल 32 है ये। राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल, आपको इक्वल वेज के लिए इक्वल काम के, मतलब बराबर काम बराबर आपको पैसे मिलेंगे उसके, ये चीज़ आपको आर्टिकल में नहीं आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये आर्टिकल 39D के अंदर आती है, DPSP के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें, राइट। और आर्टिकल 14 भी आपको इक्वालिटी की बात करता है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 18। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा? कौन सा जो बिल है वो आपको सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में? तो जो मनी बिल है, और अगर हम मनी बिल की बात करें तो जो हमारा लोकसभा स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब लोकसभा के स्पीकर इस वक्त कौन है हमारे? वो है ओम बिरला, जो कि कोटा से MP हैं, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 9।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो रिट्स होती हैं वो जारी कर सकता है कोर्ट, ठीक है। अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो रिट जारी करते हैं। 5 रिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 10, अंडर the directive principle of state policy up to what age of children they are expected to be provide free education and compulsory education। तो आर्टिकल जो है, अगर हम बात करें 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, राइट, अगर हम बात करें। और जो है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसको हम RTE बोलते हैं, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, RTE बोलते हैं। और इसको जो पास किया गया था लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 4 अगस्त 2009 को अंदर पास किया गया था इसको, ठीक है, अगर हम बात करें। और इसके अंदर जो ये पूरी जो चीज़ें हैं कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 21A के अंदर है पूरा का पूरा, कि बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 साल से 14 साल के बच्चे को, ठीक है। और इसको जो है जो है इसको फोर्स में कब लाया गया था, 1 अप्रैल, लागू कब किया गया है इसको, 1 अप्रैल 2010 को इसको जो है लागू किया गया था पूरे भारत के अंदर, राइट। तो ये थे आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।